हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, है ना जी। तो पिछले क्लासेस में हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो आपका अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस किए थे। इसी क्रम में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा मर्केंटलिज्म पे बात करेंगे, थोड़ा सा फिजियोक्रेट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। तो बेसिकली जो मर्केंटलिज्म है, जिसको हिंदी में वाणिज्यवाद कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाणिज्यवाद कहते हैं। डैट मीन्स कि हु बिलीव इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बिलीव इन एक्युमुलेशन ऑफ प्रेशस मेटल। हम तो एक देखिए, थोड़ा सा बताते हैं पीपीटी। ये जो मर्केंटलिज्म है इसमें गवर्नमेंट हेल्प इनकम, है ना, होम इंडस्ट्री ग्रो, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती थी हमारे घर के अंदर जो है अधिक से अधिक इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, अधिक से अधिक इंडस्ट्री का वृद्धि हो। लो और नो टैक्सेज ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से सामान आना, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान जाना। तो इसमें है कि लो या तो कम लेंगे, क्या क्यों कम लेंगे, क्योंकि अगर इंपोर्ट जो हम सामान करते हैं रॉ मटेरियल, अगर उस पर टैक्स लगाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट बढ़ेगा मतलब लागत बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी, वस्तु के मूल्य अधिक होगा, तो डिमांड कम होगा। तो या तो कम टैक्स लेंगे या तो नहीं टैक्स लेंगे, ऐसा इस तरह का इनका विचार था। किसका, मर्केंटलिज्म में। हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट, बाहर से कोई सामान आता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, क्यों, ताकि बाहर का सामान यहाँ नहीं आए और यहाँ का सामान बिके। चूँकि है अगर हमारे सामान यहाँ बनता है और यहीं बिकता है, डैट मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसके बाद नो यूज ऑफ फॉरेन शिप फॉर फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन शिप यूज नहीं करना है फॉरेन ट्रेड के लिए। और नो टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं ले एक्सपोर्ट पर, ताकि हमारा सामान बाहर सस्ता हो। जैसे अगर मान लें 100 रुपये का सामान है, समझिए इस तरह से, जैसे कि अगर हमारे 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपये का सामान पर टैक्स लगा देंगे 20%, 25% या 15%, तो सामान क्या होगा, महंगा हो जाएगा ना। तो 100 रुपये वाला सामान अगर हम टैक्स लगा देंगे 15, तो 115 का हो गया। अगर हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो 10 रुपये के मार्जिन पर बिक जाएगा, तो 110 में बिकेगा। अगर टैक्स लगा दें 125 पर बिकेगा। तो अगर बाहर में सामान महंगी होगी तो हमारा वस्तु का डिमांड क्या होगा, कम होगा। उसके बाद है आपका कॉलोनीज बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ अदर नेशन। जो कॉलोनीज था, कॉलोनी क्या होता है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जो है मर्केंटलिज्म के पीरियड में बहुत सारे कॉलोनी हुआ करते थे। कॉलोनी का मतलब है जब किसी कंट्री के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का शासन हो तो उस देश का कौन। जैसे हम 1947 के पहले इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय दी ब्रिटेन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ रूल होता था। तो इंडिया किसका कॉलोनी था, इंडिया था कॉलोनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी आपका था। इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो इस तरह से मर्केंटलिज्म में हम लोग देखते हैं कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री के विकास को, व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी, और अधिक से अधिक प्रेशस मेटल को एक्युमुलेट करे उसकी बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आया जो हम लोग डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आया, देखिए ऐसे हिंदी में इस पर हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा हम बताने, क्योंकि इसका हम अलग से थ्योरी में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर रहा टॉपिक के बारे में। इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, देखो आर्थिक राष्ट्रवाद। दोनों भाषा में समझिए, हिंदी में दिखला रहे ताकि दोनों बच्चे हैं, दोनों बता देंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि आर्थिक राष्ट्रवाद उन नीतियों को दर्शाता है जो टैरिफ या अन्य बाधाओं का उपयोग करके पूंजी निर्माण, अर्थव्यवस्था और श्रम के घरेलू नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पूंजी, माल और श्रम की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। क्लियर। देखिए इसको भी इंग्लिश में है, इसको इस सेंटेंस को समझना है, थोड़ा सा ही बता रहे हैं। देखिए ये टर्म है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म reflect the policy that focus on domestic control of capital formation, domestic control or capital formation and the economy and labor using tariff or other barrier. It restrict the movement of capital, goods and labor. इस तरह का हम लोग कार्य, अगर हमारे देश के अंदर ही कैपिटल एक्युमुलेशन होगा और देश के अंदर ही अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे क्या होगा, देश के अंदर रोजगार का अवसर क्या होगा, अधिक होगा। रोजगार का अवसर अधिक होगा, इनकम अधिक होगा, इनकम अधिक होगा तो डिमांड अधिक होगा, डिमांड अधिक होगा तो जाहिर सी बात है
प्रोडक्शन भी अधिक होगा, फिर आपका रोजगार आपका बढ़ेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड हमारा बना रहे, इस तरह की विचार। देखिए इकोनॉमिक नेशनलिस्ट जो थे डू नॉट जनरली एग्री विद द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूनिमिनेटेड फ्री ट्रेड, मतलब हमारा आर्थिक राष्ट्रवादी थे, देखिए समझिए, आर्थिक राष्ट्रवादी आमतौर पर वैश्वीकरण, आज हम लोग वैश्वीकरण को प्रमोट करते हैं, कर रहे हैं ना, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन जो आर्थिक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो वैश्वीकरण और जो फ्री ट्रेड है के लाभों से सहमत नहीं थे, है ना, वो सहमत इससे नहीं थे। कहते थे कि अगर फ्री ट्रेड होगा तो हमारा देश के अंदर सामान क्या होगा, महंगी होगा। जाहिर सी बात है, अगर देखते हैं बहुत सारे, अगर आज के रेट में बासमती चावल का एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में होता है तो हमारे क्या महंगी हो रही है। आज के डेट में टमाटर हमारे क्या दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है, लहसुन दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारे का सामान क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। हालांकि दोनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन देखिए इस सेंटेंस को याद रखिए कि आर्थिक राष्ट्रवादी आमतौर पर वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं थे, फ्री ट्रेड के पक्ष में नहीं थे। वे नहीं कहते थे इससे कि काफ़ी हमको लाभ मिलेगा, वे एक ऐसी नीति पर ध्यान केंद्रित करते थे जो अलगाववादी हो, ताकि एक राष्ट्र के भीतर उद्योग अन्य देशों में स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के खतरे के बिना विकसित हो सके। इसलिए क्योंकि ये क्या करते थे, ये प्रोटेक्शनिज्म की बात करते थे, क्योंकि अगर हमारा फ्री ट्रेड होगा और ग्लोबलाइजेशन होगा। अब देखिए ना कि जब ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ तो बाहरी कंपनी बहुत सारे आए, बाहरी कंपनी आए तो यहाँ का जो ओरिजिनली सोलोरा टीवी और संतोष रेडियो बिकता था, या फिर हमारे यहाँ बैद्यनाथ वगैरह का प्रोडक्ट होता था, उसका डिमांड क्या हुआ, कंटिन्यूली लगातार डिक्लाइन कर गया, क्योंकि वो पूंजीवादी होते हैं, वो अधिक पूंजी लगाते हैं, वो डेमोस्ट्रेशन में बिलीव करते हैं, प्रचार प्रसार करवाते हैं। उतना पैसा यहाँ का नहीं होता कि प्रचार प्रसार हो, तो होता क्या है कि उसका सामान दिखने में अच्छा होता है और थोड़ा सस्ता भी होता है शुरुआती दौर में, अच्छा तो होता है, इसमें कोई अट्रैक्टिव होता है, तो उसको लोग अधिक पसंद करते हैं, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते। ठीक वैसा ही जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसका डिक्लाइन होने का कारण क्या था, क्योंकि विदेशों से बन के जो कपड़े आते थे वो चमकीले होते थे, दिखने में अच्छे होते थे, सस्ते होते थे एज कम्पेयर टू इंडियन क्लॉथ। देयरफॉर हमारा जो क्लॉथ्स, द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ, इंडियन मैन्युफैक्चर क्लॉथ डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और उसका क्या हुआ, आपका बढ़ गया। इस तरह से जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो इंडस्ट्री के मालिक थे, एक फिर मजदूर बन के रह गए उसी के कंपनी में, इससे डर लगता है। इस सेंटेंस को समझिए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़ना, इंग्लिश में भी है। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट डू नॉट जनरली एग्री विद द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा। एंड फ्री ट्रेड, यानी कि फ्री ट्रेड से सहमत नहीं थे, कौन, इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, जो आर्थिक राष्ट्रवादी थे वो इससे सहमत नहीं थे। उसके बाद दे फोकस ऑन पॉलिसी दैट आइसोलेशन सो दैट इंडस्ट्री विद इन ए नेशन आर एबल टू ग्रो विदाउट द थ्रेट ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि विदेशी कंपनियाँ आएगा तो उससे हमें कंपटीशन का भय रहेगा, तो अगर वो नहीं आते हैं तो ये बिना भय का करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली यूनाइटेड स्टेट इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म। जो अमेरिका में विकास हुआ, पढ़िएगा 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद भी देखिएगा बड़े पैमाने पर कहा कि अब हम लोग विदेशों से संबंध नहीं रखेंगे, हमारे का जो सामान बनेगा हमारे यहाँ बिकेगा। क्लियर है। एज ए न्यू नेशन इट साउट टू डेवलप इटसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन दी मच ऑन दी आउटसाइड फ्लुएंसेज। इट इनेक्टेड मेजर्स सच एज हाई टैरिफ। सो इट्स टैरिफ समझते हैं, टैरिफ का मतलब होता है आमतौर पर इंपोर्ट ड्यूटी। ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है कि अगर बाहर से जो सामान आएगा उसको महंगा कर देंगे, है ना। जैसे कोई बाहर से सामान यहाँ बेचना चाहता है, हम रोक नहीं सकते हैं, टैक्स तो बढ़ा सकते हैं, तो वो कंपनी वहाँ ये नहीं आएगा, टैरिफ सस्ता कर देंगे, सामान हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा। इस तरह की बातें आपकी होती है। क्लियर है। चलिए, ये क्लियर हो गया आर्थिक राष्ट्रवाद। अब उसके बाद देखिए एक है लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल। देखिए कभी अभी ये सब चीज़ बहुत अच्छी, अब नाम नहीं सुने होंगे।
इसका नोट्स है लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल। ये क्या है? लीनियर विकास मॉडल के रैखिक चरण, ये अंतिम है, इसके बाद हम लोग फिर आएंगे। देखिए बेसिकली एक एक सेंटेंस पढ़िए, क्या है? द लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल वाज यूज्ड टू रिवाइटलाइज द यूरोपियन इकोनॉमी आफ्टर द वर्ल्ड वार II। इसका मतलब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विकास मॉडल के रैखिक चरणों का उपयोग किया गया। यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास केवल औद्योगिकरण से ही हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या है ये लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या है, तो कहिएगा एक ऐसा विकास मॉडल जो बताता है कि देश में अगर इंडस्ट्री का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखा गया है कि वर्ल्ड वार II के बाद बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हुआ। जिस कंट्री में इंडस्ट्री का विकास हुआ वह कंट्री बहुत आगे की ओर बढ़ा, और जिसने इंडस्ट्री को विकास पर नहीं जोड़ दिया, आज देख रहे हैं 1991 के बाद से इंडिया में जो है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हुआ। और इंडिया एक राज्यों का समूह है, एक फेडरल स्टेट है, तो जिस राज्य में अधिक इंडस्ट्री का स्थापना हुआ वह राज्य आज अधिक विकसित है। अब देख लीजिए हरियाणा, अब देख लीजिए कर्नाटक, उसमें कुछ एग्जाम्पल है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर से विकसित किया है पंजाब, लेकिन कैसा, लेकिन हरियाणा, बिहार देखिए पिछड़ गया क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं था, जो था वो भी बंद हो गया। आज़ादी के बाद जो है बिहार की स्थिति चौथा रैंक पे था, सबसे नीचे से पहला पहुंच गया क्योंकि इंडस्ट्री जो था बंद हो गया। शुगर इंडस्ट्री बंद हो गया, बहुत सारा अशोक पेपर मिल दरभंगा में बंद हो गया, बरौनी में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था वो भी बंद हो गया, दोबारा रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे के यहाँ अगर इंडस्ट्री का, आज भी हम कहते हैं कि जब तक बिहार में एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पर विकास नहीं होगा तब हम इसके विकास की कल्पना नहीं कर सकते। विकास तो हो ही रहा ना, समय लगेगा, लेकिन इनका भी अलग अलग मॉडल है कि ये जो मॉडल है, अगर अब कोई पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि भाई विकास मॉडल के रैखिक चरण से क्या समझते हैं, है ना, क्या समझते हैं? लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो दिस मॉडल स्टेट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ओनली स्टीम, मतलब फूल सकता है फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड द मॉडल आल्सो एग्री दैट लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड द सोशल एटीट्यूड्स कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ इफ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द पीपुल सेविंग रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए क्या कहता है, तो पहले सेंटेंस क्लियर हो गया, क्या मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास मॉडल औद्योगिकरण से ही हो सकता है। आगे देखिए, मॉडल इस बात से भी सहमत है कि यदि ये कारक लोगों की बचत दरों और निवेशों को प्रभावित करते हैं तो स्थानीय संस्थाएं और सामाजिक दृष्टिकोण से विकास को रोक भी सकते हैं। ऐसा भी है ना। जैसे अब हम बात करते हैं, देखिए है कि जब भी किसी चीज़ का विकास होता है, विकास की करते हैं, तो इसमें दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रमोट करने वाले, कुछ होते हैं अवरुद्ध करने वाले। क्लियर है? अब देखिए एक लास्ट इसमें देख ले, मॉडल इस बात को भी सहमत है कि यदि यहाँ पे देखो, अब एक अलग व्यक्ति का ये कथन है कि जो सीम गैलेंगर है, एक व्यक्ति का नाम है, अर्थशास्त्री का नाम है, बैंकिंग परफॉर्मेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पेज इतना लिया गया है। कह रहा है कि लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल जो है पोर्ट्रे एंड अप्रोप्रिएटली डिजाइन एडिशन ऑफ कैपिटल patterns with public intervention, and this injection of capital and restriction from the public sector leads to economic development and industrialization। कह रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर्स है, हमारा यूनिट है, उसको जो है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इंजेक्शन मतलब पैसा लगाना, है ना। जैसे 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, तो केन्स का सजेशन था कि गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन एंड गवर्नमेंट शुड एक्सपैंड ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी। अगर इन चीज़ों पर हम बड़े पैमाने पर पैसे की खर्च करते हैं तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का विकास पुनः होगा, क्योंकि मार्केट में विश्वास खो गया था कि हम पैसा लगाएं तो पैसा हमारा रहेगा या डूबेगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा। उसके बाद एक है स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी, है ना। ये क्या था? लीनियर जो आपका है, लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल में क्या है? इंडस्ट्री के ग्रोथ पर दिए कि अगर किसी राष्ट्र को विकसित होना है तो इंडस्ट्री का विकास होना जरूरी है। अब देखिए स्ट्रक्चरल विकास मॉडल के लास्ट है इसमें स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी। ये स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या है?
जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांत। ऐसे आज के डेट में भारत में सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारे के यहाँ जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उससे हमारे के यहाँ बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना। कह रहा है बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू मैकेनाइजेशन। आज हमारे के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ तो ही है, लेकिन है क्या, लेबर का डिमांड कमते जा रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री और मोस्ट ऑफ द यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट और सर्विस यूनिट आर यूटिलाइजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मशीन का उपयोग अधिक होगा तो लेबर का डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो हमारे के यहाँ आज जो इंडियन इकोनॉमी में है सबसे अधिक जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। देखिए हम लोग समझते हैं द स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी फोकस ऑन चेंजिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक structure of the nation which aims to shift society from being primarily agrarian one to primarily industrial one। मतलब हमारा जो कृषि क्षेत्र है उससे हम क्या हुआ, हम लोग जो है इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में प्रवेश करेंगे। संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांत राष्ट्र की समग्र आर्थिक संरचना को बदलने पर केंद्रित है। जब देश को आज़ादी मिला तो हम लोग प्राइमरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और जैसे जैसे देश विकास हो रहा है हम लोग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट अधिक होते जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य समाज को मुख्य रूप से कृषि प्रधान से औद्योगिक प्रधान राष्ट्र में कन्वर्ट करने का है। जैसे इंडिया भी है ना जी, इंडिया में हम लोग कहते हैं कि एक कृषि प्रधान है। आस्ते आस्ते यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हो रहा है। जब देश को आज़ादी मिला था तो उस समय हमारे के यहाँ सुई तक नहीं बनता था कहा जाता है, और आज के डेट में आज हवाई जहाज़ भी हमारे क्या बनने को तैयार है। हेलीकॉप्टर तो पहले ही बन रहा है, और हमारे क्या न जाने कितने सारे ऐसे भी, जैसे इसरो ने कमाल किया कि चांद पर भेजा अपना तकनीक के द्वारा, तो इसकी डिमांड भी बाहर में होगी ना भाई, किस तकनीक के द्वारा आपने भेजा तो इसका बाहर में आपका डिमांड हो रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारे के यहाँ इस थ्योरी के अनुसार कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो कि एग्रीरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका है कि फॉर एग्जांपल रशियन बिफोर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वाज एन एग्रीरियन इकोनॉमी। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कब आया था? बताइए। एग्रीरियन सोसाइटी व्हेन द कम्युनिस्ट ओवरथ्रू द रॉयल फैमिली एंड टुक पावर, they rapidly industrialized the nation, allowing it to eventually become a super power। देखो जो हमारा साम्यवादी क्रांति से पहले रूस कृषि प्रधान समाज था, लेकिन जब कम्युनिस्टों ने शाही परिवार को उखाड़ के फेंक दिया और सत्ता अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने तेज़ी से देश का औद्योगिकरण किया, जिससे यह अंततः एक महाशक्ति बन गया था, है कि नहीं। पहले रॉयल फैमिली था ना, कृषि पर आधारित, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का विकास हुआ। उसके बाद देखिए ये सारे चीज़ें, इतने सारे अलग अलग सिद्धांत है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना था। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्लासिकल इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केंसियन इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाएंगे। एक और है फिजियोक्रेट हु बिलीव इन एग्रीकल्चर। वो मानते थे, प्रकृतिवाद मानते थे कि यदि कृषि का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है, और कृषि के विकास से ही राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर चेंज किया गया, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये सारे व्यक्ति के नाम जो देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। बेसिकली जो क्लासिकल शब्द है सबसे पहले इकोनॉमिक्स में वैसे कार्ल मार्क्स के द्वारा उपयोग किया गया था। यहाँ पे क्लासिकल का मतलब पुराना नहीं होता है, बल्कि क्लासिकल का मतलब द बेस्ट होता है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कोई सिंगल व्यक्ति नहीं थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे व्यक्ति थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, लेकिन बिफोर द एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स वाज आल्सो अलाइव। इकोनॉमिक्स उस समय भी था, लेकिन एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहले के द्वारा जितने इकोनॉमिक्स विचारधारा है सभी को सिस्टमेटिकली सिंक्रोनाइज करके एक पुस्तक के रूप में दिया, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ।
और वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बेसिकली बिफोर एडम स्मिथ, economics was known as political economy, but Adam Smith was the first scholar who separated the political economics into politics and economics and developed economics as a separate branch, as a separate subject, है ना। तो इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ क्या थे? एडम स्मिथ पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में बांट दिए और इकोनॉमिक्स को एक पृथक विषय के रूप में विकसित किए, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये जो टर्म सुनते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इस टर्म उन्हीं के द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया था। ये जो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन का विचारधारा भी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और एडम स्मिथ इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के संस्थापक हैं। क्लासिकल इकोनॉमी के संस्थापक हैं, फादर कहिए, जनक कहिए। और साथ ही साथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज कैपिटलिस्ट का यहाँ का मतलब है कि फ्री ट्रेड की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि यदि हम सामान को उत्पादन करते हैं, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स देन द प्राइस ऑफ द गुड्स मस्ट बी डिटरमिन बाय द फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यदि वस्तुओं को उत्पादन हमारे के द्वारा किया जाता है, यदि हम आपको सेवा देते हैं, तो इस सेवा का जो मूल्य है वो बाजार मांग पूर्ति के शक्ति आधार पर होना चाहिए, बिना सरकारी हस्तक्षेप का। ही emphasized that government should intervene in only defense activity, but there should not be government intervention in the production activity. उत्पादन की गतिविधियों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, डिफेंस में उनका होना चाहिए, डिफेंस रक्षा करे, देश को मिलिट्री संभाले, लेकिन बाकी से फ्री छोड़ देना चाहिए। और जिसमें 1776 में इन्होंने बात की थी, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन अमेरिका पहला व्यक्ति था, अमेरिका पहला कंट्री था जिन्होंने इनकी बातों को माना। और बता दें कि आपका जो है जिस समय 1776 में एक पुस्तक पब्लिश हुआ था, उसी समय अमेरिका को आज़ादी मिला था। और एडम स्मिथ जो बात कहते थे अमेरिका मानने को तैयार था, और इस तरीके से उन्होंने इनकी पॉलिसी को अपनाई। एडम स्मिथ ने बहुत सारे नए कंसेप्ट दिए थे। एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, एडम स्मिथ अब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है, आपको बढ़ जाता है। अब देखिए एडम स्मिथ JB से नाम सुने होंगे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट, फादर ऑफ रेंट, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पढ़ते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का नाम सुने हैं। और ये देखिए सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है। जेएस मिल सबसे लास्ट व्यक्ति थे क्लासिकल इकोनॉमी, जब डिक्लाइन कर रहा था क्लासिकल विचारधारा तभी, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। तो कहिएगा मार्शल क्या है? तो देखिए बेसिकली जो किताब लिखी गई जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि जेम केन्स के द्वारा लिखा गया था, तो केन्स कहते हैं कि मेरे पहले जो भी है सब क्लासिकल हैं, है ना, लेकिन क्लासिकल और केन्सियन के बीच एक न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल के भी बहुत सारे लोग हैं। तो न्यू क्लासिकल के फाउंडर कौन है? तो मार्शल। जो इकोनॉमिक्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है सबसे पहले मार्शल के द्वारा उपयोग किया गया। क्लियर है सर? तो देख मैंने क्या सीखा, तो आपका क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और आपका फिर केन्सियन। क्लियर है? तो और दूसरी बात, क्लासिकल जो है लॉन्ग रन एनालिसिस में बिलीव करते थे, लेकिन केन्स जो है कहते थे इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज डेड। एनीवे हम लोग जब इनका अलग से मॉडल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आगे। बेसिकली क्लासिकल जो विचारधारा है 1929 आते आते कोलैप्स कर गया। ग्रेट डिप्रेशन जब आया तब इनका थ्योरी काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद 1929 जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उस समय जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे उस व्यक्ति का नाम था हूवर। क्या नाम था? हूवर। उनको भी इस समय सजेशन दे रहे थे, इनके सजेशन तो मानने को थे नहीं। हालांकि उस समय फिर जब चुनाव हुआ तो चुनाव में हूवर हार गए, रूजवेल्ट चुनाव जीत गए। तो रूजवेल्ट जब चुनाव जीत गए तब इसके बाद फिर से जेम केन्स को ले गए। पहले एडम स्मिथ गए, फिर जेम केन्स गए, और उन्होंने स्टेट इंटरवेंशन की बात की थी कि भाई चूँकि मार्केट कोलैप्स कर गया है, प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाना नहीं चाहती है, अब आप ही को आगे बढ़ना होगा, मार्केट में विश्वास फिर से पैदा करना होगा, जिसके लिए उन्होंने कहा था
कि हमारा जो रिसेशन जो आया है जो वो रिसेशन के पीछे कारण है एग्रीगेट डिमांड का कमना। तो फिर से एक ऐसी पॉलिसी लाया जाए जिससे अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे क्या अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हो जाएगा। क्योंकि पैसा नहीं है, तब उन्होंने रूजवेल्ट को सजेशन दिया कि भाई आप क्या कीजिए, आप लोगों से ही पैसा लेके बॉन्ड बेचकर और राज्य में ही इन्वेस्ट कीजिए, अपने राज्य में ही इन्वेस्ट कीजिए। किस पर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे हेल्थ हो, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, पुल बनाइए, रोड बनाइए, सब एरिया में बनाइए, और जो एरिया में बना उसको तोड़वा दीजिए, फिर से बनाइए, लेकिन रोज़गार दीजिए। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, बाज़ार में जाएंगे, डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन होगा, फिर आपका मार्केट ठीक ठाक हो जाएगा। तो क्लासिकल कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और केन्स कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। क्लासिकल बिलीव इन लॉन्ग रन, केन्स बिलीव इन शॉर्ट रन। क्लासिकल बिलीव दैट देयर शुड नॉट बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, बट केन्स कहते हैं कि देयर मस्ट बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वेल। क्लासिकल बात करते हैं लेसेस फेयर का, केन्स बात करते हैं लिबरलाइजेशन का, है ना। कहते हैं लिबरलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन आपका लिबरलाइजेशन और लेसेस फेयर में अंतर क्या है? लिबरलाइजेशन में क्या है, लिबरल तो रहेंगे, उदार तो रहेंगे, लेकिन सरकार का कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। लेकिन लेसेस फेयर इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी की बात की थी एडम स्मिथ ने, उसमें कहा नहीं, सरकार का जो है इसमें कोई भूमिका नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इस तरह से आप देखिए जो पीपीटी दिए इसमें समझिएगा, आज हम शेयर करेंगे। जो पीपीटी दिए थे उसी पीपीटी में कुछ और स्लाइड हम जोड़े हैं, तो उसको मिटा दीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी वाज डेवलप्ड शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। इट रेफर्स टू द डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर इकोनॉमिक्स in 18th and 19th centuries. Classical economic theory helped countries to migrate from monarchic rule to capitalist democracies with self regulation। ठीक है, तीनों देखिए, इसका हिंदी में नहीं हम समझा देते हैं, हिंदी वाला हम बना के दे देंगे। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है उसके बाद ही आपका आया था, और कैपिटलिस्ट के जो फाउंडर हैं कौन रहे हैं? एडम स्मिथ रहे हैं, जिसमें कहा गया कि जो वस्तुओं का मूल्य है वो किससे तय होगा? तो डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होगा। देखिए, हम थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, देखिए ये जो आप पढ़ते हैं, फेमस डिमांड सप्लाई कर पढ़ते हैं ना, तो कह रहे हैं प्राइस जो तय होगा ना वो डिमांड सप्लाई के आधार पर होगा, है कि नहीं? हम तय नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, सामान उत्पादन हम करते थे, दाम तय जमींदार करते थे। एडम स्मिथ बोले कि जो प्राइस तय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होना चाहिए, तब ग्रोथ अर्थव्यवस्था का अधिक अच्छे तरीके से आपका होगा। क्लियर है? उसके बाद क्लासिकल जो है, इनका जो बुक्स है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, जिनका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ठीक है, ये जो थ्योरी बताता है वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन वाज फोकस ऑफ दी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फोकस क्या रहा? तो वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड, ये सब बता ही दिए। ऐसे वैल्यू, प्राइस, देखिए जो हमारा जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़िएगा ना, जेवीसी थ्योरी का, वो वाटर सिस्टम पे आधारित है, उनका एजम्पशन ही है वाटर सिस्टम, इसलिए इसमें वैल्यू दिया, वैल्यू है ना। वाटर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर सिस्टम हिंदी में कहते हैं उसको वस्तु विनिमय प्रणाली। जब हम सामान किसी को देते हैं तो बदले में हमें सामान ही लेना है, पैसे की एब्सेंसीज था। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, हालांकि ये सब टॉपिक पहले का पढ़ा होंगे आप लोग कि आपका जेबीसी का मार्केट थ्योरी क्या है, ये सब पढ़े होंगे। क्लियर है? तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। देखिए, आप लोग जो है सही समय पे क्लासेज को ज्वाइन करें तो अधिक चीज़ें को सीख पाइएगा। इसमें प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आगे अगर ऑप्शनल पेपर रखते हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में छोड़ दो, यूपीएससी में रखते हैं या आरबीआई में रखते हैं या किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो काफ़ी काम देगा। क्लियर है? थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ेंगे, अब इसमें जब मॉडल होगा तो मॉडल पढ़ेंगे। इसमें आगे जब पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम शुरू से पढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट। ये तीसरा लेक्चर आप लोग का था,
तो देखिएगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लासिकल का कंट्रीब्यूशन क्या था, केंसियन का कंट्रीब्यूशन क्या था, या क्लासिकल मॉडल क्या है, केंसियन मॉडल क्या है, हैरोड मॉडल क्या है, हैरोड डोमर मॉडल क्या है, सोलो एंड स्वान मॉडल क्या है, इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल क्या था, बहुत सारे ग्रोथ मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लासेज का जो टाइमिंग अलाउट होता है उस सही समय पे क्लासेज को ज्वाइन करें। यहीं तक रखो, धन्यवाद।